नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में भारी उतार चढ़ाव हुआ। बाजार आज चौतरफा बिकवाली का शिकार हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। थोड़ी देर बाद मुनाफा वसूली शुरू हो गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 52,264 तक फिसल गया। निफ्टी भी फिसलकर 15,673 पर आ गया। मारुति, टाइटन, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी को इन्हीं शेयरों का सपोर्ट मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 283 अंक गिरकर 52,306 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 86 अंक टूटकर 15,687 के स्तर पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी के बीच आज बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। निफ्टी 90 पॉइंट के ऊपर 15,862 पर खुला। सेंसेक्स की भी शुरुआत स्ट्रांग रही और ये 324 पॉइंट की मजबूती के साथ 52,912 पर खुला। लेकिन एल&टी, कोटक बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस में बिकवाली के चलते सेंसेक्स पर दबाव बना। सेक्टर इंडेक्स में निफ्टी, ऑटो को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स में कमजोरी रही। सबसे ज्यादा 1.13% की गिरावट निफ्टी मेटल में आई। सेंसेक्स पर आज सबसे अधिक खरीदारी मारुति और टाइटन के शेयरों में रही। मारुति 2.33% की तेजी के साथ 7,432 रुपए और टाइटन 1.49% की तेजी के साथ 1,783 रुपए के भाव पर बंद हुआ। एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुल गया है। पहले दिन ही आईपीओ का पूरा भर गया। इस आईपीओ में 25 जून तक निवेश किया जा सकेगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 290 रुपए से 296 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इशू का लॉट 50 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 50 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। इस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 14,800 रुपए और मैक्सिमम 1,92,400 रुपए निवेश कर सकते हैं। इंडिया पेस्टिसाइड्स कीटनाशक का उत्पादन करने वाली दुनिया की 5 टॉप कंपनियों में शामिल है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने रीजनेबल लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को रोकने वाली उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है। नीरव ने लंदन हाईकोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने भी नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 15 अप्रैल को ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने भी नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। अब लंदन हाई कोर्ट के फैसले से नीरव को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नीरव मोदी पर पीएनबी से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वो जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गया था। बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर विदेश भागने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जब्त संपत्तियों को केंद्र और सरकारी बैंकों को सौंपना शुरू कर दिया है। ईडी ने इन कारोबारियों से करीब 18,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इन तीनों ने बैंकों से कुल 22,586 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इस बीच आज डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने एसबीआई कंसोर्टियम की ओर से यूनाइटेड ब्रेवरीज के 5,824 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की। आपको बता दें कि माल्या, नीरव और मेहुल चोकसी तीनों विदेश भाग गए हैं और उन्हें वापस लाने की कवायद जारी है। देश की 25 सीमेंट कंपनियों ने तमिलनाडु में सीमेंट के दाम घटा दिए हैं। खबरों के मुताबिक राज्य सरकार की दखल के प्रेसिडेंट ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। कटौती के बाद राज्य में सीमेंट के दाम 420 रुपए प्रति बैग से लेकर 490 रुपए प्रति बैग के बीच हो जाएंगे। रियल एस्टेट संगठन क्रेडाई की राज्य इकाई ने कंपनियों के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि कीमतों में और कटौती की जरूरत है। नोटबंदी के दौरान बैंक में पैसा जमा कराने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। आगरा के आईटीएटी यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि नोटबंदी के समय अगर किसी हाउसवाइफ ने बैंकों में 2.5 लाख रुपए तक की रकम जमा कराई है तो उस पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। दरअसल ग्वालियर की एक गृहिणी उमा अग्रवाल ने 2016-17 में अपने इनकम रिटर्न में 1,30,000 रुपए की आय घोषित की थी, जबकि नोटबंदी के बाद उन्होंने अपने बैंक खाते में 2,11,000 रुपए नगद जमा किए थे। इस रकम को इनकम टैक्स विभाग और उस पर इनकम टैक्स की डिमांड कर दी। इसके बाद उस महिला ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का रुख किया था।
मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यानी अप्रैल जून के दौरान घरों की बिक्री सालाना आधार पर 93% बढ़ी है। घरों की बिक्री और नए लॉन्च पर एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दरअसल लो बेस के चलते ये बढ़त देखी गई है। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के चलते घरों की बिक्री करीब करीब ठप थी। इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के 7 टॉप शहरों में 24,570 घर बिके हैं, जबकि इसी दौरान पिछले साल सिर्फ 12,740 घर बिके थे। इस साल जनवरी मार्च तिमाही में 58,290 घर बिके थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते अप्रैल जून में घरों की बिक्री घट गई। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होम ट्रीटमेंट कवर भी शामिल होगा। हालांकि इसके लिए ग्राहक को प्रीमियम चुकाना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के मुताबिक कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स में होम ट्रीटमेंट कवर को एड ऑन कवर के तौर पर जोड़ सकती हैं। साथ ही मौजूदा पॉलिसी होल्डर भी अपनी बची हुई पॉलिसी अवधि के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देकर कवर होम ट्रीटमेंट को शामिल करवा सकते हैं। होम ट्रीटमेंट में क्लेम कंपनी की शर्तों के मुताबिक होगा। डॉक्टर की ओर से किए गए ट्रीटमेंट और मरीज की हर दिन मॉनिटरिंग रिकॉर्ड भी रखना होगा। होम ट्रीटमेंट सम इंश्योर्ड का 100% तक कवर हो सकता है। देश की सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने 14 जून 2021 तक कोरोना से जुड़े करीब 45,000 डेथ क्लेम को सेटल किया है। इसमें कंपनियों ने 3,300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जी बिजनेस की RTI में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने बताया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी कोविड से मौतों पर इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से करीब 45 करोड़ का क्लेम दिया गया। ये जानकारी उन परिवारों के लिए भी सूचना का काम कर सकती है जिन्होंने अपनों को कोविड-19 में खोया है और उनके बैंक अकाउंट से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लिंक्ड है। जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल होने वाली मीटिंग के लिए कुछ नेता दिल्ली में हैं, तो ज्यादातर नेताओं के आज दिल्ली पहुंचने की खबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम अहमद मीर पहले ही दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने के 24 जून को दिल्ली पहुंचने की सूचना है। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और LOC पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं कल भी बंद रखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इसके बाद कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में छिड़ा दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी के सामने अपनी बात कहने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज वापस चंडीगढ़ लौट गए। समिति के जरिए कांग्रेस नेतृत्व ने कैप्टन को साफ संदेश दे दिया है कि विधायकों की नाराजगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में अगले साल चुनाव है, इसलिए नाराज विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब में जारी विवाद को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 बार दिल्ली का दौरा किया है, लेकिन इनमें से एक भी बार उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात नहीं की है। वहीं राहुल गांधी से मिलने के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही दिल्ली बुलाया जाएगा और सोनिया गांधी सारे समाधान निकालेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होती दिख रही है। बीजेपी सत्ता में बरकरार रहने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। वहीं योगी सरकार में सहयोगी पार्टियां भी अपनी मांग मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि बीजेपी उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके 2022 के चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो उसे चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं निषाद की इस मांग पर योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी है तो निषाद है, वरना नहीं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज एक बार फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को 8 विपक्षी दलों के नेता पवार के घर पर एकजुट हुए और उन्होंने देश के समक्ष मौजूद सभी मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि आज प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। ये मुलाकात पवार के दिल्ली में स्थित घर पर हुई। आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर ये उनकी तीसरी मुलाकात है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ने 11 जून को मुंबई में पवार के आवास पर दोपहर के लंच पर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने सोमवार को फिर दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को रिहा कर दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने के चलते उनको रिहा किया गया है। फिलहाल
कोरोना महामारी के चलते 83 साल के चौटाला पैरोल पर हैं। अब जैसे ही वो तिहाड़ जेल प्रशासन को सरेंडर करेंगे तभी आगे की कागजी कार्रवाई करके उनको रिहा कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले INLD के प्रमुख OP चौटाला ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। याचिका में OP चौटाला ने कहा था कि उनकी सजा पूरी होने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब जेल प्रशासन ने मान लिया है कि चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को लेकर अभी सियासी भूचाल खत्म नहीं हुआ है। अब पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने नुसरत जहां के इस्तीफे की मांग की है। मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने कहा कि नुसरत जहां ने भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। वो एक महिला सांसद हैं, उन्होंने सिंदूर लगाया, एक युवक को अपना पति बताया और मुख्यमंत्री को अपने यहाँ बहु भोज पर बुलाया। अब वो कह रही हैं कि वो युवक उनका पति नहीं है। दिलीप घोष ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि ये TMC सांसद की विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये देश और पश्चिम बंगाल की विचारधारा नहीं हो सकती। पार्टी को उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए या फिर नुसरत जहां को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश भर में सावधानी के साथ कोरोना की जंग जारी है। बीते 24 घंटे में 50,848 नए केस आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ के पार हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट 96% के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 1,358 लोगों की मौत हुई है और करीब 69,000 लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6,43,000 है, जो पिछले 82 दिन में सबसे कम है। वहीं 5 राज्यों में 70.52% नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिनमें अकेले केरल में करीब 25% मामले हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले तो घटते जा रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। अब तक देश में डेल्टा प्लस के 40 मामले आए हैं। ज्यादातर केस महाराष्ट्र, MP, केरल और तमिलनाडु में सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, MP और केरल को वेरिएंट वाली जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया है। डेल्टा प्लस से डराने वाली बात यह है कि जिस मोनोक्लोनल कॉकटेल दवाई से डेल्टा वेरिएंट संक्रमित मरीजों का आसानी से इलाज हो रहा था, उसका असर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर नहीं हो रहा है। एलोपैथी बनाम आयुर्वेदी की लड़ाई में योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में केस दर्ज कराए गए थे, जिसको लेकर स्वामी रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में IMA पटना और रायपुर द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने और प्राथमिकी की दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। कोरोना के इलाज में दी जा रही एलोपैथिक दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में उन पर यह केस दर्ज किया गया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ यूनिट ने FIR कराई है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति अभी जारी है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बयान दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान घाटी और अन्य जगह हुई भिड़ंत के बाद चीनी सेना को यह एहसास हुआ है कि उन्हें बेहतर तैयारी और ट्रेनिंग की जरूरत है। गलवान घाटी में हुई भिड़ंत के दौरान चीनी सेना को पहुंचे नुकसान को लेकर CDS ने कहा है कि चीनी सैनिक छोटी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, उनके पास इस तरह के इलाकों में लड़ाई करने का अनुभव नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत लगातार चीनी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना लगातार एक्टिव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से घर घर राशन योजना को नामंजूर करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पत्र के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत चांद पर पहुंच गया है, ऐसे में केंद्र सरकार तीसरी मंजिल पर अटकी है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि हर वक्त हर किसी के से झगड़ा नहीं हो सकता। घर घर राशन योजना राष्ट्रहित में है, इस पर झगड़ा मत कीजिए। श्रीनगर में आतंकियों ने मस्जिद जाते समय इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को गोलियों से भून डाला। अब इस हमले का CCTV फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में इंस्पेक्टर परवेज सड़क पर जाते दिखाई दे रहे हैं और पीछे से 2 आतंकी आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर परवेज ने दम तोड़ दिया। घटना कल रात 8 बजे की है। श्रीनगर के बड़े पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। CCTV की मदद से पुलिस आतंकियों की तलाश में जुट गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हत्या पर दुख जताया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने आज गिरफ्तार किया है। ड्रग्स मामले में प्रोडक्शन वारंट पर इकबाल कासकर की कस्टडी ली है। हाल ही में NCB ने चरस के 2 कंसाइनमेंट पकड़े थे, जिनको पंजाब के लोग कश्मीर से मुंबई बाइक से लाया करते थे। इस मामले में करीब 25 किलोग्राम चरस पकड़े गए थे। इसी मामले में आगे की जांच के दौरान ही NCB को अंडरवर्ल्ड के तार मिले। इसी वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की कस्टडी NCB ने ली है।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। उनके विचार और लोगों की सेवा के लिए इच्छा शक्ति हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। राष्ट्र की एकता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को नहीं भुलाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि आज बीजेपी पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हो उसके लिए आंदोलन चलाया था। JEE मेन परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड ने आज इस परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक ये परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित होगी। खास बात यह है कि JEE मेंस का रिजल्ट 14 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण पिछले दिनों इस परीक्षा को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया था। लंबे समय से इस परीक्षा के आयोजन को लेकर विचार विमर्श चल रहा था। इस बार 92,695 छात्र देश के 174 केंद्रों पर आयोजित होने वाली JEE मेंस में शामिल होंगे। ज्वाइंट एंट्रेंस बोर्ड के मुताबिक रिजल्ट घोषित होने के बाद 3 चरणों में कैंडिडेट्स की काउंसलिंग पूरी की जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने का प्लान है। करण जौहर की फिल्म से बाहर होने के बाद अब कार्तिक आर्यन ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है। कार्तिक की अगली फिल्म का टाइटल है सत्यनारायण की कथा और इसके साथ कार्तिक और निर्माता साजिद नडियाडवाला की जुगलबंदी पहली बार हो रही है। इस फिल्म का निर्माण साजिद नडियाडवाला के साथ नमा पिक्चर्स करेगा। फिल्म का डायरेक्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता समीर विद्वांस करेंगे। सत्यनारायण की कथा के साथ समीर बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। फिल्म इस साल के अंत में फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है। क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू तापसी पन्नू की खास फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म का निर्देशन रईस फेम राहुल ढोलकिया कर रहे थे, मगर अब राहुल ने फिल्म छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसको लेकर अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है। राहुल के स्टेटमेंट के मुताबिक पैंडेमिक में फिल्मों की शूटिंग के शेड्यूल बिगड़ने की वजह से उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी है। शाबाश मिठू को निर्देशित करने की जिम्मेदारी अब श्रीजीत मुखर्जी को सौंपी गई है। श्रीजीत ने हिंदी में बेगम जान बनाई थी। वहीं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही सीरीज रे की 2 कहानियां निर्देशन भी श्रीजीत ने किया है। खबरें आ रही हैं कि बहुचर्चित फिल्म राम सेतु की शूटिंग सितंबर में शुरू हो सकती है। फिल्म के नए शेड्यूल को खुली जगह पर शूट किया जाना है, जिसके चलते निर्माता मानसून के बाद ही फिल्म की शूटिंग को शुरू करना चाहते हैं। फिल्म के निर्माण के लिए निर्माता एक शेड्यूल के लिए श्रीलंका जा सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में 15 दिनों का क्वारंटाइन परेशानी बन सकता है। सूत्रों की माने तो अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं, जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की शूटिंग को जल्द शुरू किया जा सकता है। वहीं क्वारंटाइन से बचने के लिए फिल्म को खुली जगह पर शूट किया जा सकता है, जिसको श्रीलंका का लुक दिया जा सकता है। पिछले कुछ वक्त से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लाइगर के मेकर्स फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। कहा जा रहा था कि फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से 200 करोड़ रुपए तक का ऑफर मिल रहा है। हालांकि फिल्म के लीड एक्टर विजय देवरकोंडा ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह का खंडन करते हुए लिखा, ये बहुत कम है, इससे ज्यादा मैं थिएटर्स में कमा लूंगा। पूरी जगन्नाथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय बॉक्सर की भूमिका में दिखाई देंगे। इसमें अनन्या पांडे विजय के अपोजिट नजर आएंगे। मनोज बाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में साउथ इंडियन एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी बड़े सरप्राइज पैकेज के रूप में सामने आई। अब चर्चा है कि वेब सीरीज के तीसरे सीजन में साउथ इंडियन अभिनेता विजय सेतुपति विलेन की भूमिका में नजर आ सकते हैं। इसके बाद से दूसरे सीजन की तरह तीसरे सीजन में भी सस्पेंस की भरपूर उम्मीद जताई जा रही है। सेतुपति इसी साल जनवरी में रिलीज हुई फिल्म मास्टर के साउथ इंडिया के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी खास पहचान बना चुके हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल के आखिर में एशेज सीरीज खेली जानी है, लेकिन सीरीज से पहले ही इसे रद्द करने की मांग उठने लगी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना काल में खिलाड़ी अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को 4 महीने लंबे दौरे पर परिवार को साथ ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो एशेज सीरीज ही रद्द कर देना चाहिए। इंडियन गोल्फर अनिर्बान लाहिरी दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मंगलवार को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ने 60 पुरुष खिलाड़ियों के नामों की सूची जारी की। वहीं महिलाओं में अदिति अशोक का भी ओलंपिक टिकट पक्का माना जा रहा है। लाहिरी सूची में 60वें स्थान पर है। लाहिरी 340वें स्थान के देश के टॉप खिलाड़ियों में है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भले ही कुछ खास न कर सके हों, पर उन्होंने एक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे कर लिए। वे ऐसा करने वाले एक्टिव
क्रिकेटर्स में तीसरे बल्लेबाज हैं। भारत से दुबई की उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दुबई ने भारत से आने वाले यात्रियों के लिए नए प्रोटोकॉल की घोषणा की है। इसके तहत भारत से सिर्फ वैध निवास वीजा धारक यात्रियों को ही आने की अनुमति होगी, जिसे यूएई सरकार द्वारा मान्य वैक्सीन यानी फाइजर, कोविशील्ड, सिनोफार्म और स्पुतनिक की दोनों खुराकें मिल चुकी हों। साथ ही यात्रियों को उड़ान से 48 घंटे पहले के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी देनी होगी।